अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इंजीनियर वसीम और इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं आखान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड क्लास फर्स्ट ईयर का केमिस्ट्री का पेपर वन। ठीक है, ये न्यू पैटर्न के हिसाब से है जो कि रिसेंटली चेंज हुआ है और इसका मॉडल पेपर डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर। ओके, डायरेक्टली हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर वन की तरफ। जो स्टूडेंट्स केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं ऑब्वियसली वो मेडिकल के स्टूडेंट्स होंगे या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे। सो प्लीज़ ध्यान में रखिएगा कि फर्स्ट ईयर के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये न्यूमेरिकल बेस्ड आपका सब्जेक्ट है लाइक फिज़िक्स। सो बहुत अच्छे से आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर वन जैसे कि आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट कंप्लीट्स दैट completely reacts with 50 gram of NH4Cl to produce 15.87 gram of NH3 gas in the given reaction। ठीक है, इसमें हमारे पास 50 ग्राम ऑफ NH4Cl है, 15.87 ग्राम NH3 गैस प्रोड्यूस हो रही है। रिएक्शन आपके पास गिवन है, आपके पास हर किसी का एटॉमिक मास AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट में गिवन है। ठीक है, आपने निकालना कि आपने नंबर ऑफ मोल्स बताने CaOH2 के, जो कि कम्प्लीटली रिएक्ट कर सकता है। अब CaOH2 के निकालने के लिए सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ कि मेरे पास इसमें NH4Cl का गिवन मास है और NH4Cl के नंबर ऑफ मोल्स गिवन है। तो मैं पहले NH4Cl का मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूँ। मॉलिक्यूलर मास NH4Cl का क्या होगा, N का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 4 और क्लोरीन का होता है 35.5। इन सबको आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 53.5। ठीक है, 53.5 ग्राम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ। मोल्स ऑफ NH4Cl मेरे पास क्या आएंगे, वह गिवन मास मेरे पास है 50 और एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास है फॉर्मूला मास जो मेरे पास है 53.5। ठीक है, यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है 0.934 आ गया। ठीक है, अब क्योंकि NH4Cl के 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे थे और इसका एक यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, NH3 का क्या है, NH3 गैस जो है ये प्रोड्यूस करे 15.87। तो NH3 गैस के भी निकाल लेते हैं मोल्स, मोल्स ऑफ NH3। अब मोल्स ऑफ NH3 कितने हमारे पास, गिवन मास कितना 15.87 है, डिवाइड बाय इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, N का 14 हो गया और इसका 3 हो गया तो ये हो जाएगा 17। 15 को जब इससे निकाल लेते हैं तो ये मेरे पास आ जाएगा 0.93। ये सिर्फ आपकी तसल्ली के लिए कि हाँ जी ये आंसर है, सही है, आपकी तसल्ली के लिए। अब सवाल ये आया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaOH2 दैट कम्प्लीटली रिएक्ट्स विद NH4Cl टू प्रोड्यूस दिस। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ वो रिएक्ट कर रहा है, क्या नाम है, NH4 रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और उसका गिवन मास है और वो इतने ये चीज़ प्रोड्यूस कर रहा है। अगर इसका 2 मोल है तो इसका कितने मोल्स है, 1 मोल रिएक्ट कर रहा है। तो इफ़ इसके 0.934 मोल्स इसके अगर हैं, हमारे पास CaOH2 के कितने मोल्स रिएक्ट कर रहे होंगे, हम चेक कर लेते हैं। इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। सही है, यू विल गेट द आंसर। खैर आप लोगों को पता भी आंसर क्या है, इसका आंसर 0.934 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0.467 एग्जैक्ट आंसर आ रहा है आपके पास। तो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीथेन बर्न्स एक्सोथर्मली इन द प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दैट इज STP एज शोन इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। इक्वेशन दी हुई है, CH4 2O2 कंप्लीट कंबसन हो रही है। कंप्लीट कंबसन इसलिए हो रही है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। आपके पास आ जाएगा वाटर इन लिक्विड फॉर्म। कह रहे हैं कि if 25 moles of CH4 combust to gives equal moles of CO2, ठीक है, then the volume of CO2 formed will be, वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई, हमारे पास 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब। सही है, अब 25 मो अगर ये करें तो 25 को मल्टीप्लाई करें तो 22.414 के साथ। ऑब्वियसली ये आंसर भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो जब आप 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 22.414 के साथ तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 560.35 डेसीमीटर क्यूब।
एक चीज़ जो आपने इंश्योर करनी है जब आप एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट कर रहे हैं प्लीज़, क्योंकि आपका ये न्यूमेरिकल बेस्ड पेपर है और आपको टाइम बचाना है। न आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ 90 मिनट्स हैं, बट यू हैव टू अटेम्प्ट 50 क्वेश्चंस। जो ऑप्शंस आपको लग रहा है कि क्लियर है, श्योरिटी हो गई है, वो फ़ौरन अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि इसमें अगर आप कैलकुलेशन नहीं भी करते ना, तो आपका आंसर आपको पता चल गया था पहले ही। ठीक है? ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सोडियम मेटल विग्रेसली रिएक्ट्स विद वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस एज फोन इन द गिवन केमिकल इक्वेशन। एन ने वाटर के साथ ये करके ये दे रहा है। एन एक्सपेरिमेंट अंडर कंट्रोल एनवायरनमेंट इन लेबोरेटरी प्रोड्यूसेस, कंट्रोल एनवायरनमेंट हुआ लेबोरेटरी में और वो प्रोड्यूस किया गया 80% यील्ड। ठीक है, तो ये 80% बेसिकली आपके पास एक्चुअल है ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन रिएक्टिंग 2 मोल्स ऑफ सोडियम मेटल विद 2 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, हाउ मच एक्चुअल यील्ड ऑफ सोडियम राइट्स इन ग्राम इज ऑब्टेन इन द गिवन रिएक्शन। अब ग्राम में कितना वो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको कैसे निकालेंगे, देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखें, आपके पास यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ जो है वो दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NaOH। सही है, ये फेयर हो गया। उसके बाद क्या आ गया आपके पास, मोलर मैस भी निकाल लें। मोलर मैस ऑफ NaOH क्या आएगा आपके पास, 40 ग्राम पर मोल। ठीक है, उसके बाद थ्योरेटिकल यील्ड क्या आएगी मेरे पास, थ्योरेटिकल यील्ड आएगी, क्योंकि सिंपल है ना, थ्योरेटिकल यील्ड तो सिंपल है, 2 मोल्स हैं, 40 इसका वो मैस है, तो मेरे पास आ जाएगा 80 ग्राम आ जाएगा। सही है, तो मेरे पास जो एक्चुअल यील्ड निकल कर आ रही है, तो एक्चुअल यील्ड मेरे पास वहाँ पे 80% निकल कर आ रही है। वो कह रहे हैं उसे ग्राम्स में वैल्यू बताएं, तो 80% ऑफ 80 कर दें सिंपल, तो क्या आ जाएगा, 8 ग्राम्स आ जाएगा मेरे पास, क्योंकि 80% निकालेंगे ना कैलकुलेटर में, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड है, तो 80% को मल्टीप्लाई 80 और फिर सिंपल परसेंट का मल्टी वो प्रेस करें कैलकुलेटर में और मल्टीप्लाई बाई 80 कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 64 ग्राम्स। या और आसान लफ्ज़ों में 80/100 मल्टीप्लाई बाई 80 भी कर देंगे, ये जीरो जीरो से कैंसिल, ये जीरो जीरो से कैंसिल, और 8 और 8 को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास 64 ग्राम आ जाएगा। सही है, ओके। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, 2 moles of aluminum reacting with 6 moles of hydrogen bromide and producing 2 moles of uh, aluminum bromide with 3 moles of hydrogen gas आपके, तो how many moles of hydrogen gas are produced when 1.61 moles of aluminum react with 2.48 moles of HBr। ठीक है, तो अगर मैं ये देखता हूँ, मैं HBr को लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास 6 मोल्स HBr के हैं, ठीक है, तो वो मेरे प्रोड्यूस कर रहे हैं हाइड्रोजन की बात करें ना, तो मेरे पास 3 मोल्स हाइड्रोजन के हैं। जो मेथड मैं यूज़ करूँ ना, इसको हम यूनिटरी मेथड कहते हैं। यूनिटरी मेथड का मतलब ये होता है कि पहले जो भी वैल्यू होती है उसको मैं 1 में कन्वर्ट करता हूँ, जैसे इसको मैंने 1 में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये हो जाएगा, ये 6 था ना, तो ये 3/6 हो जाएगा। सही है, 3 मोल्स H2 के आ जाएंगे, 3/6 सही है। सही है, उसके बाद क्या लिखा है, कितने 2.48, ओके, 2.48 मोल, मोल एच है। सही है, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/6 मल्टीप्लाई बाय 2.48। इसको जब 3/6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.48 से, ये बेसिकली 0.5 को मल्टीप्लाई करें 2.48 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1.24 आ जाएगा। ठीक है, 1.24 मोल्स आ जाएगा। सही, ओके। कमिंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सीधा सीधा सवाल है, बस आपने यहाँ पे स्टिचोमेट्री की जो डेफिनेशन है वो अपने जहन में रखनी है। इज एसेंशियल इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज बिकॉज, क्यों एसेंशियल होता है, डिजाइन मशीनरी फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। आप ना इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शंस एक दफा सारे पढ़ लें। रिड्यूस प्रोपोर्शन कॉस्ट, कॉस्ट का ताल्लुक स्टिचोमेट्री में नहीं आ रहा, बाय यूजिंग चीपर रॉ मटेरियल्स। ठीक है, इंश्योर्स प्रिसाइज रेशियो ऑफ रिएक्टेंट्स टू अचीव डिजायर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इंक्रीज द शेल्फ लाइफ ऑफ प्रोडक्ट थ्रू एडवांस पैकिंग, ये तो का ताल्लुक ही नहीं है इसका, तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी, क्योंकि जब आपने इसको डिटेल में पढ़ा तो इसका ताल्लुक है रिएक्टेंट्स के रेशियो से टू अचीव द डिजायर्ड प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। कमिंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर हेमेटाइट इन अ ब्लास्ट फर्नेस व्हिच इन्वॉल्व्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया ना उसको आपने जरा गौर से देखना है कि इन विच ऑफ दीज रिएक्शंस इज कार्बन रिड्यूस्ड।
कार्बन रिड्यूस का मतलब ये है कि कहाँ पे आपके पास इस पूरे रिएक्शन में रिड्यूस का मतलब क्या हो रहा है? रिड्यूस का मतलब कार्बन अगर रिड्यूस हो इसका मतलब क्या हो रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, क्योंकि रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। ठीक है? हर रिएक्शन को गौर से देखें। यहाँ पे कार्बन का वो कितना है, चार्ज 0 है, यहाँ पे कितना हो गया? ऑक्सीजन का -2 है, मल्टीप्लाई बाय 2 -4 तो इसका +4 हो जाएगा। लूज़ कर रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे कितना है इसका -2, यहाँ पे भी +4 है, यहाँ पे 0 है, ठीक है? यहाँ +4 है, यहाँ पे कितना -2 +2 है। ओह! यहीं पे आंसर मिल गया, ये देखो यहाँ +4 से +2 में जा रहा है। आप कहोगे CO2 से जब वो इसमें जा रहा है CO के अंदर तो वहाँ पे रिडक्शन हो रही है, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि यू विल बी इन आपको जहाँ पे आंसर कन्फर्म मिल जाता है कि हाँ जी, ये कन्फर्म हो गया, आगे चले जाएँ। बाकी अगर आप ऑप्शंस को चेक भी करेंगे तो आपके पास आंसर सब ऑक्सीडेशन का ही होगा, ठीक है? ओके, द टर्म स्टैंडर्ड, देखिए वर्ड यहाँ पे उसने सवाल में ही जवाब दे दिया आपको। क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफाइंड एज। अगर आपको डेफिनेशन भूल गई है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, तो ये एक की वर्ड था जो आपको क्वेश्चन का आंसर अचीव करने के लिए आपको लेकर आ रहे हैं। क्या लिखा हुआ है? द पोटेंशियल सेटअप इन एन इलेक्ट्रोड अंडरगोज रिडक्शन। कोई ताल्लुक ही नहीं है इसका रिडक्शन के साथ, ऑक्सीडेशन के साथ भी कोई ताल्लुक नहीं है। द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन 1 मोलर सॉल्यूशन। देखिए स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर आपको पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, एक आपने ऑप्शन सी रीड किया, उसके बाद जब आपने ऑप्शन डी रीड किया कि पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इन, यहाँ पे 1 मोलर लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तो नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होता ना आपका। आपका नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है? आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है ऑप्शन सी। सही। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। द रिएक्शन बिटवीन Cr2O7 यानी कि डाइक्रोमेट, ऊपर 2 नेगेटिव है, एंड H2SO3 गिव्स द फॉलोइंग हाफ रिएक्शंस। 2 रिएक्शन हमें मिल गए। क्वेश्चन का लिखा है द इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट द बैलेंस्ड, ये देखें कीवर्ड को पकड़ें कि क्वेश्चन में पूछ कर है बैलेंस रिडक्शन हाफ रिएक्शन, यानी कि वो रिडक्शन की बात करें, कहाँ पे रिडक्शन हो रही है। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे एटम्स की बैलेंसिंग देख लें, सारे एटम्स बैलेंस हैं। यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, यहाँ पे 1 है, ये तो गलत हो गया। देखिए यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गया। इसका मतलब कहीं और भी ऐसे, ये भी 2 है, ये भी 1 है, ये भी गलत हो गया, ये तो ऑप्शन ही गलत हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, ये भी 14 है, 7 वो है ऑक्सीजन है, ये 7 एटम्स है ऑक्सीजन के। चलो ये ऑप्शन तो सही लग रहा है हमें, सही है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि क्रोमियम जो है इस ऑक्सीजन का चार्ज क्या -2 है, ठीक है। -2 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या होता है? ये देखें Cr2O7 2 माइनस को मैं साइड पे लिख दिया है। ऑक्सीजन का होता है -2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो इट विल मेक इट एज -14। ठीक है, -14 बनता है। अब क्रोमियम के ऊपर क्या आएगा बैलेंस करने के लिए? ऑब्वियसली इसके 2 नेगेटिव है, तो इसका चार्ज क्या होगा? इसका 6 होता है। ठीक है, 2 नेगेटिव का मतलब ये है कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा आपके पास? -6 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज +12 हो गया। ठीक है, अब आप कहेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है कि इसका चार्ज, हमें याद ही नहीं है क्रोमियम का चार्ज क्या होता है। बेटा आपको ये तो पता चल गया ना कि ऑक्सीजन का -14 होता है। ठीक है, -14 होता है और इस पूरे का चार्ज क्या 2 नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इसका चार्ज क्या होगा? इसका टोटल चार्ज क्या होगा? +12 होगा। ठीक है, ताकि इनको सॉल्व करके -2 आए। सही है, अब +12 हो गया और 2 क्रोमियम के एटम्स है, तो ऑब्वियसली एक क्रोमियम के ऊपर कितना आएगा? +12 को 2 से डिवाइड कर दो, +6 आ गया। +6 यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज करे? 3 इलेक्ट्रॉन लूज करे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। क्यों? क्योंकि आपके पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस कर रहा है वो है 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करें, लेकिन यहाँ पे आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो करेक्ट आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 का आएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है 3 एलिमेंट्स एक्स वाई एंड जी हैव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ 3 वैल्यूज दे दी उसने। ठीक है, विच एलिमेंट विल लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड अंडरगो ऑक्सीडेशन। एक्स वाई एंड जी के अंदर हमारे पास कौन सा एलिमेंट जो है वो करेगा? अब देखें इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल +5 है, इसका +0.71 है, इसका नेगेटिव है। ठीक है, अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा तो जिसका नेगेटिव होगा वही ऑक्सीडेशन कर सकता है, पॉजिटिव वाला तो ऑक्सीडेशन नहीं करेंगे। हमारे पास इसका आंसर आ गया 9 का वाई ओनली। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब यूनिक, ठीक है, यूनिक एंड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स इन द थर्ड शेल इज, एन का स्क्वायर ले लें आप सिंपल। हमारे पास फॉर्मूला था, हमने डायरेक्ट उसको सॉल्व किया और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा
नहीं। अच्छा, थोड़ा-सा 11 जो है थोड़ा-सा क्वेश्चन इनऑर्गेनिक से है और ये थोड़ा-सा ट्रिकी सवाल दिया हुआ है इसने। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें, द सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जीज फॉर एन एलिमेंट आर एज फॉलोज इन किलो जूल पर मोल फॉर एन एलिमेंट। एक एलिमेंट की बता रहे हैं, आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब कह रहे हैं बेस्ड ऑन दिस डाटा टू व्हिच ग्रुप डज द एलिमेंट बिलोंग एंड हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन डज इट पोजेस। ठीक है, वो उसके किस ग्रुप को बिलोंग करे, देखें ये तो आसान है। अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो 1 है, या 2 है 2 है, 3 3 है, तो आपको सिर्फ ढूंढना ही है या तो कौन से ग्रुप को है या वो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है। अब देखें, जब मैं देख रहा हूँ इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ये 590 है, ये इसमें तकरीबन 500 इंक्रीज हुआ। अब ये जो वैल्यू हो रही है ये तकरीबन 4 टाइम्स इंक्रीज हो रही है। ये भी उसका इवन डबल भी नहीं हो रही है और ये भी उसका डबल भी नहीं हो रही। सही है। तो मेरे पास देर इज अ बिग जंप फ्रॉम आयनाइजेशन एनर्जी 2 टू आयनाइजेशन एनर्जी 3। तो जब 2 और 3 के अंदर एक बहुत बड़ा जंप आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है। तो क्योंकि बिगेस्ट जंप IE2 से IE3 के दरमियान है, इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर मोस्ट शेल में होंगे वो होंगे 2। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जा रहा हूँ। विजिबल लाइट इज नॉट यूज्ड टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। विजिबल लाइट जो है हम यूज नहीं करते पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि बिकॉज द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इज मिलियन ऑफ टाइम्स लार्जर एज कंपेयर टू व्हाट, एज कंपेयर टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात तो नहीं कर रहा हम, बात कर रहे हैं अभी पोजीशनिंग की बात कर रहे हैं, तो वेलोसिटी की बात भी नहीं कर रहे हम। जब पोजीशन की बात करें, द ओनली करेक्ट ऑप्शन दैट क्लोजली रिजेंबल इज इलेक्ट्रॉन्स का डायमीटर वैसे बहुत ज़्यादा कम होता है, इसलिए हमारे पास जो वेवलेंथ है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिस इज बेसिकली द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल व्हेन इलेक्ट्रॉन्स फॉल फ्रॉम अ हायर टू लोअर ऑर्बिट। जब भी बड़े ऑर्बिट से छोटे ऑर्बिट की तरफ जाएगा तो चीज़ क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, रिलीज होती है। और जब भी छोटे से बड़े में जाएगा तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी ताकि वो छोटे से बड़े में जाए। ठीक है, क्योंकि वो मेहनत कर रहा है। 13B सही है। ओके, 14 लिखा हुआ है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हाइलाइटेड कार्बन एटम्स कंटेन टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स। ओके, टू अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हमारे पास जो करेक्ट आंसर है ये बेसिकली इथाइन के अंदर होते हैं। इथाइन के अंदर हमारे पास sp हाइब्रिडाइजेशन होती है और इसमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं और 2 ही अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ गया 14 का, ऑप्शन बी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। द करेक्ट ऑर्डर फॉर द डिक्रीज इन रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर इज। सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, ठीक है, वो होती है लोन लोन पेयर में सबसे ज्यादा होती है, बिल्कुल सही है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होती है, फिर बॉन्ड पेयर में होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर तुम्हारे सामने ही है, दैट दिस वाज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर अनएबल अनएबल यानी कि वो कर ही नहीं सकते, आइसोमेरिज्म वो कर ही नहीं सकते, बिकॉज इन आयनिक कंपाउंड्स द बॉन्ड्स आर। अब देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए अगर आपको ये पता, आपके आंसर में 2 कीवर्ड यूज होते हैं, एक रिजिडनेस का वर्ड करे, डायरेक्शन का वर्ड करे। आइसोमेरिज्म के लिए कह रहे हैं कि अनएबल है। अनएबल का मतलब है, इसका मतलब ये होगा कि उनकी डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल होंगे आयनिक कंपाउंड, इसका मतलब ऑप्शन ए भी गलत हो गया, ऑप्शन बी भी गलत हो गया। अब आता है ऑप्शन सी या डी। आयनिक बॉन्ड्स रिजिड नहीं होते, आयनिक बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन रिजिड होते हैं, इसलिए हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है व्हेन द इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट इक्वली शेयर्ड। इक्वली शेयर नहीं होता अगर बॉन्डेड एटम्स के अंदर, तो क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग में तो शेयरिंग होती ही नहीं है, तो उसके मतलब ये होता है कि वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं बनाता, उसके अंदर भी ये नहीं होता इक्वल शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, नॉन पोलर नहीं बनता, वो पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 18 चलते हैं। 18 लिखा हुआ है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीजेज बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन इन अ हाइड्रोजन हैलाइड मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बढ़ है,
then what will be the effect on its ionic character and bond strength? आयनिक करेक्टर क्या हो रहा है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है? देखिए, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब ये है कि आपकी आयनिक करेक्टर भी बढ़ रहा है, सही है? और बॉन्ड आपका क्या हो रहा है और स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ रही है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बेसिकली यही कर रही है आपका कि आयनिक करेक्टर भी बढ़ा रही है और बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ा रही है, इस केस में हाइड्रोजन और हैलाइड के दरमियान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द डेंसिटी ऑफ CH4। डेंसिटी बेसिकली आपको निकालनी है। यहाँ पे डेंसिटी का जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे यहाँ पे वो क्या होगा? डेंसिटी के लिए हम यूज़ कर सकते हैं फॉर्मूला PM/RT का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, ठीक है? इसमें हमारे पास एटॉमिक मास, मोलर मास हमारे पास गिवन है, ठीक है? तो वो हम निकाल लेते हैं। मोलर मास कितना है? CH4 है तो 12 + 4 कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। प्रेशर तो 180 में, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। आर जनरल गैस की वैल्यू वो है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो इसको आप कन्वर्ट करेंगे केल्विन के अंदर तो 290 हो जाएगा। 273 ऐड करेंगे यहाँ पे, 17 में 273 अगर आप ऐड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 290, ठीक है? 0.0821 को 290 से मल्टीप्लाई करें और 16 को इसके रिजल्टेंट से डिवाइड कर दें तो आपके पास डेंसिटी आ जाएगा। डेंसिटी की जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ये 16 आएगा और ये आ जाएगा बेसिकली, इसका डिनोमिनेटर में आ जाएगा 23.809। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपके पास ऑप्शन ए। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है इन अ क्लोज सिस्टम एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एन इंक्रीज इन वॉल्यूम लीड्स टू अ डिक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द गैस। एक क्लोज सिस्टम में एक कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर डिक्रीज होता है, क्यों होता है ये पूछ रहा है। स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल डिक्रीजेज, भाई स्पेस तो कम कैसे हो रही है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। एवरेज काइनेटिक इंक्रीज ही नहीं हो सकती टेम्परेचर कांस्टेंट पे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, और द आखिरी ऑप्शन लिखा है कोलिजन बिटवीन, कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल विद द वॉल्स, कोलिजन जो हो रही है वो कम हो रही है, क्योंकि आपका प्रेशर कम हो रहा है ना, इसलिए ये कम हो रही है। तो देखें कौन सा आपका ऑप्शन जो है वो सेंस बना रहा है आपकी स्टेटमेंट्स के साथ, तो वही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? ओके, कमिंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ हीलियम गैस एट प्रेशर ऑफ दिस एंड टेम्परेचर ऑफ दिस, ठीक है? तो हम फॉर्मूला जो यूज़ करते हैं वो PV इज इक्वल टू NRT है, तो एन आर हमारे पास, एन हमारे पास 1 है तो एन यूज़ नहीं कर रहे। हमें वॉल्यूम निकालना है तो आर की वैल्यू हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 8.314 मल्टीप्लाई बाय टी की वैल्यू टेम्परेचर 120 अगेन, क्योंकि ये केल्विन में गिवन है तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 393 डिवाइड बाय प्रेशर की वैल्यू आपके पास गिवन है दैट इज 55। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यू विल हैव एन आंसर दैट इज दिस वन, ठीक है? इसको जो कन्वर्ट कर दें 120 में 273 बस ऐड कर लेना, केल्विन में रखा करें, ठीक है? दूसरा ये कि रिक्वायरमेंट जो भी यूनिट्स के है ना उसको भी आपने देखना होता है। ओके, 22 में लिखा हुआ है व्हेन वाटर इज poured इनटू अ ग्लास टेस्ट ट्यूब द सरफेस ऑफ द वाटर इज कनकेव द मेनिस्कस फॉर्म्स बिकॉज ऑफ, ठीक है? दिस इज, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव फोर्सेस। अब ये करेक्ट आंसर क्यों है ये आप समझ लें। कुछ रीज़न है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर, देखिए वाटर जो होता है वो फॉर्म करता है कनकेव मेनिस्कस जब ग्लास ट्यूब के साथ, क्योंकि एडहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वो वाटर एंड ग्लास के अंदर जो है, वाटर एंड ग्लास के अंदर जो एडहेसिव फोर्स होती हैं दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, सही है? दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू वाटर, वाटर के अंदर, ठीक है? वाटर, वाटर के अंदर जो फोर्सेस हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती जितनी वाटर ग्लास के अंदर होती हैं। दैट्स वाई जो मेनिस्कस होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग एडहेसिव, ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लिक्विड क्रिस्टल्स हैव वाइड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ड्यू टू देयर ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द यूज ऑफ लिक्विड क्रिस्टल्स, ठीक है? आपने ये बताना है कि वो क्यों गलत है। दे कैन बी यूज एज टेम्परेचर सेंसर्स कर सकते हैं, दे आर यूज इन डायल ऑफ एनालॉग, एनालॉग में नहीं करते हैं ना, इसको हम उसमें करते हैं, डिजिटल के अंदर करते हैं। दे आर यूज इन स्किन थर्मोग्राफी एंड डिजिटल ब्लॉकेज ऑफ वेन्स, सही है इसमें। ये भी सही ऑप्शन है। और दे कैन बी यूज टू फाइंड द पॉइंट ऑफ पोटेंशियल फील्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, ये भी सही है।
तो डिजिटल वॉचेस में करते हैं, एनालॉग वॉचेस के अंदर नहीं करते। विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज हाई इफ, क्यों ज़्यादा होगा? साइज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज लार्ज, यही करेक्ट आंसर है। जितना जितना साइज मॉलिक्यूल का ज़्यादा होगा, इतना उसके अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, रेजिस्टेंस जो होगी इतनी उसके अंदर क्या होगी? हाई होगी। जब रेजिस्टेंस हाई होगी तो फ्लो क्या होगा? फ्लो बहुत लो हो जाएगा, सही है। विस्कोसिटी हाई होगी तो रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी और आपका फ्लो जो है वो कम होगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है ग्रेफाइट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, इट इज अ कंडक्टर पैरेलल टू द लेयर बट एन इंसुलेटर अक्रॉस द लेयर, दिस प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेफाइट इज नोन एज, अब इस प्रॉपर्टी का नाम आपको पता होना चाहिए था, दैट इज एन आइसोट्रॉपी, ठीक है। तो इसका मतलब एन आइसोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये बेसिकली डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, सही है। तो ये बेसिकली एनिसोट्रॉपी की डेफिनेशन ही थी। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है इन आयनिक सॉलिड्स आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हाउएवर, क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हुआ, एंड आयनिक क्रिस्टल्स आर हाईली ब्रिटल बिकॉज दे, आयनिक क्रिस्टल्स हाईली ब्रिटल क्यों होते हैं? दे हैव लो डेंसिटी, नहीं, इनकी डेंसिटी लो नहीं होती। हैव लूज पैकिंग ऑफ आयन, सवाल ही पैदा नहीं होता। आयनिक सॉलिड एग्जिस्ट एज न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स, बिल्कुल भी नहीं। इसका करेक्ट आंसर है कंटेन ऑपोजिट आयन इन पैरेलल लेयर्स। इसका मतलब है जब लाइक चार्जेस आपस में करीब करीब आते हैं तो इसका मतलब है वो क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टल क्या होता है? ब्रेक हो जाता है, सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27, calcium carbonate shows the phenomenon of polymorphism. A characteristics of polymorphs of calcium carbonate is that they, poly का मतलब क्या होता है? many, तो exist in more than one crystalline form, सीधा सीधा आंसर है इसका, सही है। 28 में लिखा हुआ था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ HF at 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इज 10 पावर माइनस 13। 10 पावर माइनस 13 का मतलब ये होता है कि ये बहुत ही कम डिकम्पोज होता है, और कम डिकम्पोज का मतलब यही हुआ कि HF क्या है? स्टेबल है, सही है। दिस इंडिकेट दैट इट्स स्टेबिलिटी एंड रेट ऑफ डिकम्पोजिशन आर रिस्पेक्टिवली, क्या होगा इसका आंसर? स्टेबिलिटी हाई होगी और रेट ऑफ डिकम्पोजिशन कम होगा सबसे, सही है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स वुड बी ऑब्जर्व्ड इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीज इन द गिवन रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब वो कह रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो रही है, जब कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन यहाँ इंक्रीज हो रही है ना, तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो टुवर्ड्स राइट जाएगा। जिस साइड पे एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी तो रिएक्शन उसके ऑपोजिट साइड पे जाएगा, अगर वो इक्विलिब्रियम के अंदर मौजूद है। इक्विलिब्रियम शिफ्ट जो है वो राइट पे आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन हो सकते हैं। अब सवाल आया कि SO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? इस केस में SO2 की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, और SO3 की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, ठीक है। The ionization of KClO3 in the given reaction can be suppressed. आयनाइजेशन जो है वो सप्रेस कैसे हो सकती है? देखिए, ये जो आपके पास दिया हुआ है, आपको क्या लगता है कि इसमें से सिमिलर ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, पहला ऑप्शन छोड़ने के बाद अगर HCl, NaCl और NH4Cl को देखते हैं ना, तो Cl तो सब में कॉमन है, लेकिन पहले वाले क्वेश्चन के ऑप्शन के अंदर के भी कॉमन है। के जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है। तो बेसिकली KCl यूज करेंगे सप्रेशन के लिए, क्योंकि ये कॉमन आइन है। कॉमन आइन इफेक्ट तभी यूज करते हैं जब हमें चीज को सप्रेस करना हो। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 31, कंसिडर द गिवन रिवर्सिबल रिएक्शन। हाँ, बस रिवर्सिबल रिएक्शन दिया हुआ है। द ऑप्शन दैट डिफरेंशिएट्स बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स फॉर द गिवन रिएक्शन इज, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक रिएक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास हम उसको डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं? चलिए, एक मेरी ये लाइन याद रखिएगा, होपफुली आपके पेपर 2 में भी ये काम आएगी। जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं पार्टिकल या मॉलिक्यूल लेवल पे, सही है।
और जब मैक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो हम बात करते हैं ऑब्जर्वेबल या कलर चेंज को। ऑब्जर्वेबल चेंज हो जो हमें नज़र आ रहा है, या कलर चेंज को। अब देखिए माइक्रोस्कोपिक, अगर मैं इसमें ऑब्जर्वेबल कलर चेंज देखूँ, द कलर ऑफ द मिक्सचर चेंजेस फ्रॉम, ये ऑब्जर्वेबल चेंज है, ब्रेक हो रहा है, यही आंसर है इसका। क्योंकि यहीं पे मेरे पास कलर चेंज की बात करें, या कि ऐसी चीज़ के मैं उसको ऑब्जर्व कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है पार्टिकल और मॉलिक्यूलर लेवल पे बात करें, बिल्कुल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ब्रेक्स इनटू NO2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल लेवल पे बात करें, बाकी आप देख सकते हैं कि ऑप्शन जो हैं वो दोनों साइड्स पे आगे पीछे भी हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है द मिक्सिंग ऑफ एसिटिक एसिड विद सोडियम एसीटेट, ठीक है। एसिटिक एसिड को जब सोडियम एसीटेट के साथ निकालते हैं, विल प्रोड्यूस अ बफर सोल्यूशन। जो बफर सोल्यूशन वो प्रोड्यूस करेगा, ऑब्वियसली वो एसिडिक होगा, क्योंकि एसिड की बात करें तो एसिडिक बफर होगा। और एसिडिक बफर क्या होता है, उसकी पीएच की वैल्यू क्या होती है, <<7 होती है, सही है। =7 तो न्यूट्रल होती है, >7 तो बेस होती है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रो ऑक्साइड्स ऑफ एल्युमिनियम आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि दे है बेस और एसिड दोनों नेचर्स फॉलो कर सकती हैं इसमें, ठीक है। इट मीन्स इन अ केमिकल रिएक्शन दिस कंपाउंड्स कैन, अब ऑप्शंस पढ़ते हैं, ओनली रिएक्ट एज अ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, ओनली रिएक्ट एज एन एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, react with dilute acids and give hydrogen peroxide, react as both acid and base to produce salt and water। देखिए एम्फोटेरिक का यहाँ पे सवाल को आपने ऑप्शंस को सिर्फ रीड किया एंड यू गेट एन आंसर, कि एम्फोटेरिक का मतलब ये होता है कि वहाँ पे एसिड और बेस दोनों रिएक्ट करके बनते हैं, ठीक है। अच्छा, POH ऑफ 0.001 मोलर एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन इज। देखें POH की वैल्यू यहाँ क्या दी हुई है, 0.001 का मतलब क्या है, ये जीरो एक आगे मूव करें यहाँ पे, फिर एक और आगे मूव करें, फिर एक और आगे मूव करें, इसका मतलब है 10 की पावर क्या -3 है, ठीक है। हम POH निकालते हैं, हम बेसिकली बात करते हैं pH की, ठीक है। जब इसकी वैल्यू 10 की पावर -3 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 10 की पावर -11, ठीक है। तो हमारे पास इस केस में जो वो आएगा POH ऑफ दिस एक्वस हाइड्रोक्लोरिक सोल्यूशन इज, क्योंकि ये HCl है तो HCl के अंदर मैंने थोड़ा सा यहाँ पे आपको वो कर दिया है, उल्टा लिख दिया है। ये वाली वैल्यू आपके पास, क्योंकि एसिड है इसलिए ये PH की वैल्यू ये आएगी आपके पास, सही है। और ये POH की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर मेरे पास, करेक्ट आंसर है ये 11, लेकिन रीज़न भी तो सही होनी चाहिए, सिर्फ आंसर थोड़ी मैटर करता है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप हर आंसर को अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, इन द गिवन रिएक्शन द रिएक्टेंट H2O कैन बी क्लासिफाइड एज। H2O हमारे पास क्या है, H2O हमारे पास इस केस में है लिविस बेस है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 में चलते हैं। 36 थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन नहीं है, आपको लग भी सकता है। द गिवन टेबल शोज द पीएच रेंजेस फॉर द कलर चेंज ऑफ 3 इंडिकेटर्स की बात करें। अ स्टूडेंट फॉर्म्स अ टाइट्रेशन बिटवीन HCl अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH एक वीक बेस है। द suitable इंडिकेटर दैट ही और शी विल यूज फॉर दिस टाइट्रेशन आर। अब ये एक बड़ा क्रिटिकल सवाल है कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड यूज हो रहा है और एक वीक बेस यूज हो रही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस यूज हो रही है और आपने टाइट्रेशन का वो बताना है, तो आप जो मेथड यूज करेंगे, जो इंडिकेटर यूज करेंगे, तो वो आप ये वाला यूज करेंगे, मिथाइल ऑरेंज का इंडिकेटर यूज करेंगे, ठीक है। क्योंकि आप पीएच रेंजेस चेक कर सकते हैं, पीएच रेंजेस की वैल्यू इसकी क्या है, इसकी क्या है और इसकी क्या है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। व्हाइल परफॉर्मिंग एन एक्सपेरिमेंट अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली एड्स अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ पोलर सॉल्वेंट। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एडिशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को उसने एक प्योर सॉल्वेंट में ऐड कर दिया, तो इसकी वजह से रेट ऑफ एवोपरेशन जो सॉल्वेंट का होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, a solution is prepared by mixing three different components P, Q, R if the number of moles of each components P के 4 हैं, इसके 6 है और N R ये है, then the mole percent of each component will be। इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बेसिक सवाल होगा, खैर कोई बात नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स वाले भी कोई कम नहीं है। ये 20 जो है आगे आपके पास देखें, ये कैसे निकला, 4, 6 एंड 10 टोटल मोल्स तो 20 हैं, ठीक है। अब मुझे पता है कि NP के 4 हैं, 4/20 मल्टीप्लाई बाय 100 करूंगा तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी।
21 जा 25 जा तो ये आ जाएगा 20, ठीक है। 20 आ गया तो किसी और ऑप्शन में 20 नहीं है तो इसको ही लगा दें, सेलेक्ट कर दें और आगे चलें। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, आपने फ़ौरन देखना, बाकी वही होगा आंसर। एक सही मिल गया, बस बाकी सही है। Among us the given set of liquids, the completely miscible set, completely miscible जो मिक्स हो सकता है आपस में, ओके, एनिलीन एंड वाटर, एनिलीन एंड हेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन एंड वाटर, बेंजीन एंड साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन जो है वो दोनों सिमिलर उसके अंदर आते हैं, कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो दैट्स वाई क्वेश्चन नंबर 39 का जो है वो आंसर है बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, 40 क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द मोलैलिटी, नॉट मोलैरिटी, आर नहीं है, ली है। व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग, हम डिसॉल्व करें 148 ग्राम ऑफ ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल ये है तो इसका कितना होगा, इसका 48 आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, इसका 16 आ जाएगा, तो 48 58 और 664 74 आ जाएगा, ग्राम पर मोल आ जाएगा, ठीक है। इन 0.1 किलोग्राम ऑफ बेंजीन, तो किस तरीके से इसको निकालेंगे, सॉल्व कर लें। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लें ब्यूटेनॉल के, वो कितना आएंगे, गिवन मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो आपके पास आ जाएगा सिंपल 2 आ जाएगा ये, ठीक है। तो मोलैलिटी कैसे निकालेंगे, मोलैलिटी की डेफिनेशन क्या है कि 2 को डिवाइड कर दें, कितने में डिजोल्व करें, 0.1 में डिजोल्व करें, तो आपके पास आ जाएगा 20 मोल पर केजी, केजी में गिवन था तो इसको कन्वर्ट करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, सही है। अच्छा जी, the activated complex is a combination of all the atoms involved in a reaction. Based on this information, what is the nature of the activated complex? बेसिकली जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स होता है वो क्या होता है, वो अनस्टेबल होता है एंड एग्जिस्ट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है ये, सही है। हमारे पास अच्छा ऑप्शन में ये लिखा हुआ है, ऑप्शन में हमारे पास इंफॉर्मेशन के हिसाब से लिखा हुआ है कि जो नेचर ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर हमारे पास शॉर्ट लिव स्पीशीज ही होती है, ठीक है। इसका लिखा 42 में, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिड्यूस बाय सिंपली ऑब्जर्विंग द, हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन अ रिएक्शन, टाइम टेकन टू प्रोसेस अ केमिकल रिएक्शन ओनली, रेट एक्सप्रेशन विच इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्टेन, रेट एक्सप्रेशन से निकालेंगे भाई हम ऑर्डर निकालने का। रिएक्शन ग्रेड 9 में तो के सी से हम निकालते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे रेट एक्सप्रेशन ही है जो एक्सपेरिमेंटली हम ऑब्टेन करेंगे, केमिकल इक्वेशन शोइंग द स्लो एंड फास्टर स्टेप से हम नहीं निकालते। ओके, 43 सवाल है, इन अ लेबोरेटरी अ स्टूडेंट एड्स एक्सेस dilute sulfuric acid to zinc and measures the volume of a hydrogen gas produced in an experiment X, ठीक है, X की बात कर ली यहाँ तक। फिर द स्टूडेंट देन रिपीट्स अ प्रोसीजर यूजिंग द सेम mass of zinc, mass zinc का चेंज नहीं किया उसने, लेकिन उसने कंडीशन चेंज कर दी है, सही है, कंडीशन वेरी कर दी उसने। इन एक्सपेरिमेंट वाई द ग्राफ रिप्रेजेंट्स द रिजल्ट ऑफ बोथ एक्सपेरिमेंट, देखिए ग्राफ आपको बता रहा है कि एक्स का वॉल्यूम पहले बढ़ गया टाइम से, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइमलाइन के ऊपर एक्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे वो पहुँच गया है, वाई यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुँच रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ कैटलिस्ट ऑब्वियसली नहीं होगा, विद रेफरेंस टू द रेट्स ऑफ द गिवन रिएक्शन द चेंजेस इन कंडीशंस दैट डेविएट्स द कर्व फॉर एक्सपेरिमेंट वाई इज, भाई देखिए एडिशन ऑफ कैटलिस्ट तो नहीं हो सकता, अगर एडिशन ऑफ कैटलिस्ट करते तो वॉल्यूम पहले ही उसका बढ़ जाता, तो इसका मतलब है दिस कैन बी आइदर ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब नाउ सीइंग द आंसर्स, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ जिंक जो यूज किया लार्ज पीस है या पाउडर, अगर देखें पाउडर फॉर्म में यूज करता तो वो जल्दी रिएक्शन उसका जल्दी हो जाता, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन डी भी मेरे पास गलत है, हमारे पास जो 43 का करेक्ट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा, क्योंकि लार्ज पीसेस ऑफ जिंक यूज करें इसलिए वो टाइम ले रहा है उसका वॉल्यूम, क्या नाम है, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम निकलने के लिए, ठीक है। दैट्स वाई द कर्व वाई जो है मेरे पास स्लो है, सही है। ओके, 44 है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एज अ हाफ लाइफ, ये बेसिकली जो लिखा हुआ है ना हाफ लाइफ, इसको लिखने का तरीका ये होता है, टी यूं लिखते हैं और 1/2 नीचे होता है, ये 1/2 ऐसे होता है, सही है, ये कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, T1 और /2 ऐसे लिखा हुआ है। ऑफ 25 सेकेंड्स द रेट कांस्टेंट के निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 0.693 का प्लीज नंबर याद रखिएगा, डिवाइड बाय T1/2, T1/2 की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, दैट इज 25 सेकेंड, तो 0.693 को
आप डिवाइड कर लें किससे, 25 से डिवाइड कर लें तो आपके पास आ जाएगा 0.0277 आ जाएगा। सही, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास 0.028 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एग्जांपल ऑफ होमोजीनियस, होमो का मतलब होता है सेम, कैटालिसिस इज किसकी है? इसमें हमारे पास इसके आंसर में 2SO+O2, अच्छा कैटालिसिस की बात करें तो इसका मतलब है ये है, ये है, ये है या ये है हमारे पास। इसके लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा, देखें आसान लफ्ज़ों में बताऊं, बहुत आसान लफ्ज़ों में, आप कहेंगे सर हम तो आपके फ़ैन हो गए। देखें इसका जो स्टेट है वो क्या है, ये गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। सही है, होमो का मतलब वो ये होता है कि जो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट एंड रिएक्टेंट्स आर इन सेम स्टेट। चलो भाई सवाल का जवाब ही मिल गया हमें। देखो गैस गैस गैस, गैस गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड्स, एक सेकेंड, ये सॉलिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास करेक्ट आंसर मिल गया आपको। कैसा? ओके, 46 में आता है इन थर्मोकेमिस्ट्री और लिक्विड हुज बॉइलिंग पॉइंट इज टू बी डिटरमाइन, जिसका बॉइलिंग पॉइंट निकालते हैं उसको हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, इनिशियल फाइनल सराउंडिंग नहीं कहलाते, ये तीनों ऑप्शन गलत है। अच्छा 47 की बात करते हैं। करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व ड्यूरिंग अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन अ ग्लास कैलोरीमीटर, फॉर्मूला इज Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। मैस, हीट, टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं वर्ड यूज़ करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर। हमें चेंज इन टेम्परेचर यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक लेटेंट, लेटेंट का बात है ही नहीं ना यहाँ पे, यहाँ पे लेटेंट का कोई ताल्लुक ही नहीं है। सिंपल रहे, कीप इट सिंपल। 47 का आंसर सी आ गया। If the specific heat capacity of copper is this, then how much energy is needed to raise the temperature of 400 kilogram of this into this? सिंपल यूज कर लेते हैं फॉर्मूला Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T का। चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा है, 30 से 55 हो रहा है, तो 25 का चेंज हो गया। ठीक है, उसके बाद स्पेसिफिक हीट की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन में, 387 है। ठीक है, और मैस की वैल्यू भी गिवन है क्वेश्चन के अंदर ही, वो है 400 ग्राम है, तो इसमें क्योंकि किलोग्राम लिखा हुआ है तो आपको इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 400 डिवाइड बाय 1000। देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर ना, जो कन्वर्जन जब भी आप कर रहे हैं ना, तो देखें यहाँ पे देखिए हमने डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री सेंटीग्रेड में इसलिए रखा क्योंकि ये डिग्री सेंटीग्रेड में था। ऊपर जो न्यूमेरिकल्स किया उसमें केल्विन में कन्वर्ट किया, और यहाँ पे अब ग्राम है तो ग्राम को मैं किलोग्राम में इसलिए कन्वर्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे किलोग्राम लिखा हुआ है। अब जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3870। सही है, जूल कि नॉट किलो जूल। अब देखें ये इन्होंने क्या किया है, आखान वालों ने ये और ये ऑप्शन आपको घुमाने के लिए दे दिया। 3870 ये किलो जूल लिखा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर आएगा 3.87 किलो जूल। सही है, किलो का प्रीफिक्स जब ऐड कर देंगे, अब इसको हम डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है। इन्होंने सिमिलर ऑप्शन दे दिया आपको कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए और बच्चा गलत आंसर की तरफ जाए, तो प्लीज़ ये जहन में रखना है आपने। द एंथैल्पी चेंज इज अ हीट चेंज दैट टेक प्लेस, ये आसान सवाल था, एट कांस्टेंट प्रेशर। सही है, अच्छा लास्ट सवाल पे चलते हैं। 50, ओके 50 में आता है फॉर अ रिएक्शन एट 298 केल्विन द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा एच इज 50 -50 किलो जूल पर मोल एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस इज दिस, बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन द गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। सही है, हमारे पास डेल्टा एच गिवन है ये रहा, तो हम यहाँ लिख लेंगे -50। मेरे पास टी गिवन है 298 है। सही है, और डेल्टा एस भी गिवन है -0.1। यूनिट्स देखने किलो जूल पर मोल है, किलो जूल पर मोल है, केल्विन है, केल्विन है। ठीक है, हम कोई कन्वर्जन नहीं करेंगे इसमें। -50 किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे डाल दें, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपके पास -20.2 किलो जूल पर मोल। ठीक है, और नेगेटिव जी ये बताता है कि आपका जो रिएक्शन है वो क्या है, क्या है, फिजिबल है। ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसका करेक्ट आंसर आया 50 का ऑप्शन ए।